रसोई घर में बर्तनों की खनखनाहट के बीच सुनंदा जी की कर्कश आवाज गूंज रही थी। अरे बहू, अभी तक नाश्ता नहीं बना? घड़ी देखी है, 9 बजने वाले हैं। मेरा शुगर लेवल गिर रहा है और महारानी की रफ्तार देखो, कछुए भी शर्म खा जाए। मीनाक्षी ने गैस की आंच धीमी की और पसीने से तरबतर माथे को पल्लू से पोंछा। उसकी कमर में पिछले 3 दिनों से एक अजीब सी टिस उठ रही थी। डॉक्टर ने भारी सामान उठाने और झुकने से मना किया था, लेकिन सुनंदा जी का कहना था कि यह सब आजकल की लड़कियों के काम चोरी के बहाने हैं। बस मम्मी जी, 2 मिनट, पराठे सिक रहे हैं, मीनाक्षी ने कराहते हुए जवाब दिया। एक हाथ से उसने अपनी कमर को सहारा दिया और दूसरे से बेलन चलाया। दर्द इतना तेज था कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। अगर वह रुकी तो घर में महाभारत छिड़नी तय थी। मीनाक्षी ने थाली सजाकर डाइनिंग टेबल पर रखी। सुनंदा जी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने थाली की ओर देखा और नाक सिकोड़ ली। पराठा कहीं से जल गया है, कहीं से कच्चा है। और ये चाय, इसमें अदरक डाला है या नहीं? आजकल तो जैसे स्वाद ही मर गया है तुम्हारे हाथों का। मीनाक्षी ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानती थी कि सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। उसने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है। क्या मैं आज दोपहर का खाना बनाने के बाद डॉक्टर के पास चली जाऊं, या फिर आज बाहर से टिफिन मंगवा ले? सुनंदा जी ने चाय का कप मेज पर जोर से रखा। डॉक्टर? अरे जरा सी कमर लचक गई तो डॉक्टर? हमारे जमाने में हम 9 महीने पेट से होकर चक्की पीसते थे, कुएं से पानी भरते थे, कभी उफ तक नहीं की। और तुम एसी में रहकर भी बीमार हो? यह सब नाटक है। टिफिन का खाना खाकर मेरा बीपी बढ़ाना है क्या? चुपचाप काम करो, शरीर खुलेगा तो दर्द अपने आप भाग जाएगा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह वापस रसोई की ओर मुड़ी ही थी कि लैंडलाइन फोन घनघना उठा। सुनंदा जी ने रिसीवर उठाया। हेलो। उधर से उनकी बेटी और मीनाक्षी की ननद अंशिका की आवाज आई। आवाज भारी थी और उसमें रुलाई थी। हेलो माँ, मैं अंशिका। अरे अंशिका, मेरी गुड़िया, कैसी है तू? आवाज क्यों भरी हुई है? रो रही है क्या? सुनंदा जी का स्वर एकदम बदल गया। अभी जो कठोरता थी वह मोम की तरह पिघल गई। माँ, ओ मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है, शायद स्लिप डिस्क की शिकायत हो गई है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, अंशिका ने सिसकते हुए कहा। सुनंदा जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे घबरा कर खड़ी हो गई। हाय राम, स्लिप डिस्क? तूने जरूर कोई भारी काम किया होगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि ससुराल में ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। और तेरा वो पति क्या कर रहा है? उसे अकल नहीं है कि पत्नी बीमार है तो उसे आराम दे? मीनाक्षी रसोई के दरवाजे पर जड़वत खड़ी यह सुन रही थी। अंशिका ने आगे कहा, वो कह रहे हैं कि काम वाली बाई नहीं आई है तो खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। माँ, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। यह सुनते ही सुनंदा जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे चीख पड़ी, खबरदार, जो तूने पैर भी जमीन पर रखा, मैं अभी तेरे ससुर को फोन लगाती हूँ। यह क्या जानवरों जैसा सलूक है? बहू है या बधुआ मजदूर? अगर बाई नहीं आई तो क्या घर के मर्द खाना ऑर्डर नहीं कर सकते या खुद नहीं बना सकते? तो अभी जाकर लेट जा। और सुन, अगर उन्होंने ज्यादा चिक चिक की तो अभी गाड़ी भेज रही हूँ, सीधे मायके आ जा। बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। सुनंदा जी ने फोन रखा और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कैसे लोग हैं, निर्दयी कहीं के। बच्ची दर्द से तड़प रही है और उन्हें रोटियों की पड़ी है। वे मुड़ी तो देखा मीनाक्षी उनके ठीक पीछे खड़ी है। मीनाक्षी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसने सुनंदा जी को अंदर तक भेद दिया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? सुनंदा जी ने झेपते हुए पूछा। मीनाक्षी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, अभी आपने कहा कि दर्द में काम करवाना जानवरों जैसा सलूक है। अंशिका दीदी को बेड रेस्ट की जरूरत है ना? हाँ तो वो बीमार है। सुनंदा जी ने बचाव की मुद्रा अपनाई। मैं भी बीमार हूँ मम्मी जी। मीनाक्षी की आवाज में कंपन था, डर का नहीं बल्कि आहत स्वाभिमान का। मेरी कमर में भी वही दर्द है
डॉक्टर ने मुझे भी वही आराम बताया है, लेकिन मेरे लिए यह नाटक है और अंशिका दीदी के लिए अत्याचार। ऐसा क्यों माँ जी? क्या दर्द भी रिश्ते देखकर होता है? क्या मेरी नसों में बहने वाला खून अंशिका दीदी के खून से अलग रंग का है? सुनंदा जी के पास कोई जवाब नहीं था। मीनाक्षी एक कदम आगे बढ़ी। आप दुखी हैं क्योंकि आपकी बेटी को ससुराल में काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप भूल गए कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरी माँ को भी उतना ही दुख होता होगा जब मैं उन्हें बताती हूँ कि तेज बुखार में भी मुझे कपड़े धोने पड़े। फर्क सिर्फ इतना है कि अंशिका दीदी आपकी कोख से जन्मी है और मैं किसी और की कोख से। लेकिन एक औरत होकर आप दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सुनंदा जी को अपनी ही कही बातें कानों में चुभने लगी। नाटक है, कामचोर है, शरीर खुलेगा तो दर्द भाग जाएगा। और ठीक उसके विपरीत अंशिका के लिए खबरदार, जो काम किया जानवरों जैसा सुलूक, यह दोहरा मापदंड आज आईने की तरह साफ हो गया था। मीनाक्षी ने अपनी एप्रन की गांठ खोली और उसे सोफे पर रख दिया। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ मम्मी जी, और हाँ, आज का खाना आप बाहर से मंगवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके बेटे की जान की कीमत है तो मेरी जान भी सस्ती नहीं है। अगर अंशिका दीदी के लिए उनका ससुराल जल्लाद है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए मेरा ससुराल भी वही बन जाए। मीनाक्षी ने अपना पर्स उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। सुनंदा जी वही सोफे पर धम्म से बैठ गई। आज उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही दोहरी मानसिकता ने हरा दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि औरत की असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी परवरिश और वह चश्मा है जिससे वह बेटी और बहू को अलग अलग रंगों में देखती है। उस दिन घर में खाना तो नहीं बना, लेकिन एक नई समझ की नींव जरूर पड़ गई। सुनंदा जी ने कांपते हाथों से फोन लगाया, लेकिन अंशिका को नहीं, बल्कि अपने बेटे को यह कहने के लिए कि शाम को आते समय मीनाक्षी के लिए कमर दर्द का बेल्ट और दवाइयाँ लेता आए।